आजा बेटा, चाय पी ले। बस बस बस। तू चाय पी ले, मैं तेरे कपड़े निकालती हूँ और गीजर ऑन करती हूँ। नहीं माँ, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। ऑफिस नहीं जा रहा हूँ? क्यों? बस यूं ही। देख बेटा, अगर तू ऐसे ही सोचता रहेगा तो सोच सोच के खुद को परेशान कर लेगा और बात बिगड़ती चली जाएगी। अपने को तो तू बीमार कर लेगा और मुझे हैरान, और उमा को कोई खबर नहीं किसी बात की। तू एक काम कर, उमा से साफ साफ बात कर ले। तुझे क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, वो कौन सी चीज है जो तुझे खाए जा रही है, सता रही है। देख तो सही वो क्या कहती है। उमा के मन की बात भी जान ले तू। देख तो ले कि वो कहती क्या है। अब रोमांस तो उस उम्र में अच्छा लगता है ना, कि जब एक दूसरे को पाने के लिए कितना भी झूठ बोला जा सकता है। लेकिन अब तुम्हारी वो उम्र नहीं रही, तुम दोनों बढ़ चुके हो, तो हकीकतों को जान लो ना, सच्चाई की बातें करो। आखिर तुम दोनों को जिंदगी एक साथ काटनी है। तू उससे बात कर, मैं तेरे दफ्तर की तैयारी करती हूँ। अच्छा नहीं लगता कि इतना बड़ा बेटा घर में बैठे और दफ्तर न जाए। हेलो। उमा, मैं गिरीश बोल रहा हूँ। हाँ गिरीश, कहो कैसे हो? बस कुछ ठीक नहीं हूँ। उमा, आज हम मिल सकते हैं? हाँ, लेकिन पूछ क्यों रहे हो गिरीश? मैंने कभी नहीं, शायद कभी कभी मैंने सोचा कि इंसान में तब्दीलियां। कब मिलना है? आज शाम को। ठीक है, बाय। बाय। एक और सिग्नेचर प्लीज। एक बात कहे बिना रहा नहीं जाता मिस्टर माथुर, आपने बहुत इज्जत कमाई है। जब आप आईसीयू में थे तब मैंने देखा कि बच्चे, आपके स्टूडेंट्स, रो रहे थे। आजकल तो ऐसे बेटा भी अपने बाप के लिए नहीं रोता है। सिस्टर, इन्हें बाद में क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है सब समझा दिया ना? यस डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपने एक दोस्त की तरह मेरा ख्याल रखा। बार बार यहाँ आने को जी चाहता है। नो नो, ऐसा मत कहिए प्लीज। कम ऑन, दिस वे प्लीज। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं चला जाऊंगा। मिस्टर माथुर, इससे मुझे खुशी मिलेगी। आइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। मैं चलता हूं सिस्टर। सर, ये हम सबकी तरफ से। थैंक यू। हम आपको नहीं भूल सकते हैं सर। यहाँ हर दिन हर वक्त एक नया पेशेंट आता है, उसे डिस्चार्ज भी दिया जाता है। पेशेंट्स जाते हैं, हम बेडशीट बदली कर देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं वो हार्ट पेशेंट था या फिर फ्रैक्चर वाला केस। मगर हम आपको नहीं भूल सकते हैं सर। आपको देख के तो हमें ऐसा लगता है हम कुछ सीख गए हैं आपसे। काम कोई भी हो, अगर दिल लगाकर करो तो फिर काम काम नहीं, एक धर्म बन जाता है। सिस्टर, आपके और हमारे पेशे में शायद यही सिमिलैरिटी है। हम सेवा करते हैं, लोग हमसे उम्मीद रखते हैं। हमारे प्यार के दो शब्द उनके लिए जिंदगी भर का सहारा बन जाते हैं। और फिर आप लोगों को जिंदगी देते हैं और शिक्षक प्रेरणा देने की कोशिश। गुड बाय, थैंक यू। गुड बाय सर। वेलकम सर।
कैसे हो तुम लोग? सर आपको इस तरह देखकर हमसे बहुत खुश है। छूट गया भाई आपका हीरो, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला उसे आज। हाँ भाई जी, कहाँ साइन करना? ईश्वर की कृपा है गुप्ता जी, इतने बड़े आक्रमण के बाद वही जीवित रह सकता है। आशा करता हूं कुछ तो सबक सीख लिया होगा उन्होंने। सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी, बहुत खून बहा। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, ये जो हीरो लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि अगर उनका खून बहेगा तो उसमें दुनिया भर का सारा पाप, सारी गंदगी बह जाएगी। अरे बड़े बड़े संत महात्मा इस भूमि पे अपना खून बहाकर चले गए, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप ही समझाइए त्रिपाठी जी उन्हें। ये जो बुके, ये जो गेट वेल सून के रेडीमेड कार्ड लेकर के जो खड़े थे ना हॉस्पिटल के बाहर लोग, वो सिर्फ भीड़ थी, भीड़। वो जिंदगी भर काम नहीं आती, क्योंकि भीड़ जो है वो कायरों का जमघट होती है, सिर्फ कायरों का। अरे कौन समझाए उन्हें? आदर्श शिक्षक बनने का सपना जो सवार है उन पर, जनता के सामने एक आदर्श बनना चाहते हैं वो। जरूर पूरा होगा सपना, क्योंकि जनता को फूल चढ़ाने के लिए रोज नए नए आदर्शों की जरूरत होती है। वैसे भी आजकल आदर्शों की शॉर्टेज है बाजार में। वैसे गुप्ता जी, आप तो गए थे ना उससे मिलने? हाँ, 2 बार। मैं भी गया था 3 बार। अच्छा, जैसे भी हो, आदमी बड़े अच्छे हैं वो। इतने बड़े आक्रमण के बाद तनिक भी कड़वाहट नहीं आई उनके स्वर में, ना ही किसी की आलोचना। बड़ा कठिन है। यही कारण है कि हमारे विचार उनके विचारों से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन जब भी उनके साथ होता हूं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ये बात तो सही है। वैसे अंदर ही अंदर मैं भी उनका फैन होता जा रहा हूँ। संभल के गुप्ता जी, कहीं आप भी रविराज से उलझ न लेना जाकर। नहीं 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 भैया, त्रिपाठी जी, आदर्श बनना भैया अपने बस की बात नहीं है। हम तो संत महात्माओं पर फूल चढ़ाते ही अच्छे लगते हैं, क्यों है? वेरी ट्रू। गिरीश, गिरीश, तुम्हारा नाराज होना जायज है, तुम्हारा गुस्सा होना भी जायज है। लेकिन इनसिक्योर, गिरीश, तुम इतना कमजोर पड़ गए। गिरीश, ये तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। भला मैं इसमें तुम्हारी मदद कैसे करूं? गिरीश, इसका हल तुम्हें ही निकालना होगा। गिरीश, तुम और मैं एक साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बस तुम और मैं, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन मेरा एक अतीत है, उसका साया है जो हर वक्त मेरा पीछा करता रहेगा, जिंदगी भर। गिरीश, तुम उसे जानते हो। तुम्हें उस अतीत को नजरअंदाज करना पड़ेगा। अगर तुम बार बार उसकी तरफ देखोगे या उसका जिक्र करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी गिरीश, मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगी। मैं तो बस एक बेजुबान की तरह तुम्हें अंदर ही अंदर चलता देखूंगी। गिरीश, मैं अनिरुद्ध को पीछे छोड़ आई हूं और मैं इतना आगे चले जाना चाहती हूँ कि पीछे मुड़कर देखूं भी तो मुझे अनिरुद्ध नजर ना आए। गिरीश, मेरा यकीन मानो, मैं ऐसा चाहती हूँ और मैं कर दिखाऊंगी। गिरीश, मैं आगे चली भी गई थी, लेकिन अनिरुद्ध के साथ यह हादसा। गिरीश, एक इंसानी रिश्ता होता है और फिर अनिरुद्ध यूं हर बार हमारी जिंदगी में आता रहेगा और तुम हर बार मुड़ जाओगे।
नहीं गिरीश, गिरीश अनिरुद्ध के साथ यह हादसा हर बार तो नहीं होगा, और मैं उसे जानने से या देखने से कैसे इनकार कर दूं उस इंसान को जिसे मैं जानती हूँ। उमा तुम मुझे बता तो सकती थी ना कि तुम उससे मिलना चाह रही हो। हाँ गिरीश, मुझे सूझा ही नहीं था। वो मेरी एक गलती थी, मुझे माफ कर दो। पर गिरीश, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम एक बार जाकर उसे मिल लो, उस अनिरुद्ध को जिसे तुम जानते थे, जिसे तुम एक वक्त चाहते थे, जो तुम्हें अच्छा लगता था। आज भी मैं उस अनिरुद्ध को ही जानता हूं, उसे चाहता हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। चले, मुझे माफ कर दो प्लीज। गिरीश, बिल दे दो। वेलकम सर। वेलकम होम सर। आप लोग ये सब क्या है जतिन? ये सब आपकी वेलकम के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। कैसी हो तुम सोनू? मैं अच्छी हूँ सर। कैसी हो रुशाली? जी। तुम मुझे हॉस्पिटल मिलने नहीं आई? जी वो सर, मुझे हॉस्पिटल में बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। मैं किसी को जख्मी नहीं देख सकती, और आप तो सर। मगर सर घर पे 24 घंटे आपके लिए रोती थी, एक दिन भी ठीक से सोई नहीं है। सोनम, ये झूठ बोल रही है सर। मैं जानता हूँ रुशाली कि ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। तुम्हें बहुत चैन की नींद आई होगी। हाउ इज जतिन? फाइन थैंक यू सर। अखिल? संजीव कहाँ है? मैं आऊं सर। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं संजीव, तुम ठीक हो अब? हाँ मैं ठीक हूं, बस कुछ निशान बाकी हैं, और मैं चाहता हूं कि ये निशान जिंदगी भर ऐसे ही रहे। ये मेरे लिए फख्र वाली बात है सर। जिंदगी में पहली बार मेरे गुस्से के पीछे कोई मकसद था। गुस्सा? फिर से तुम्हारे अंदर की आग? नहीं सर, ये वो पहले वाला गुस्सा नहीं था। मैंने किसी और का गुस्सा किसी और पे नहीं निकाला। इस गुस्से की कोई वजह थी सर, और मैं समझता हूं कि मेरा गुस्सा सही जगह पे निकला। संजीव, तुम्हारा गुस्सा जायज था,
लेकिन अगर तुम उस पर काबू पा लेते तो शायद मुझे ज्यादा खुशी होती। हमें रविराज को सजा नहीं देनी है, हमें उसे सही रास्ते पर लाना है। हम कोई जज नहीं है, हम तो दोस्त हैं उसके। और फिर हमें मारपीट करने वाले हाथ नहीं काटने हैं, हमें मारपीट की भावना ही नष्ट करनी है। मगर सर, आपकी ये हालत देखकर, आपका खून से भरा चेहरा देखकर कोई भी ऐसा कर बैठता। हाँ सोनम, क्योंकि हम दिल से सोचते हैं इसलिए दिमाग पर काबू नहीं रह पाता। हमें चाहिए कि हम दिमाग से सोचें और दिल से महसूस करें। और फिर संजीव, मारपीट करने से यह साबित नहीं होता कि हम ताकतवर हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि ताकत फिर वो आर्थिक हो या जिस्मानी आज गिनी जाती है। ताकतवर बनो, जरूर ताकतवर बनो, लेकिन मन की ताकत कमाकर, मन की शक्ति, मन पर काबू पाओ। लोग धन कमाते हैं, शरीर की ताकत बढ़ाते हैं, लेकिन मन कमजोर रह जाता है। और जिस शरीर में कमजोर मन बसता है, वो शरीर खोखला होता है, फिर वो किसी धनवान का क्यों ना हो। इसीलिए संजीव, अपने मन पर काबू पाओ, अपनी कड़वाहट पर काबू पाओ, तुम बहुत धनवान बनोगे। लगता है मुझे देखकर, मुझे सुन सुनकर तुम अभी तक कुछ नहीं सीख पाए। सीखा है सर, बहुत कुछ सीखा है। लगता तो नहीं है अखिल, अगर सीखा होता तो आज मुझे दिखाई देता क्यों? मौसम जैसा बदलेगा ना, इसका रूप कभी, ये जीवन है मौसम जैसा बदलेगा ना, इसका रूप कभी दुख की धूप कभी, ये जीवन है मौसम जैसा बदलेगा